आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HMP शंट। HMP शंट को हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाते भी कहते हैं, शंट भी कहते हैं, इसको फास्फो ग्लूकोनेट पाते भी कहते हैं। यह एक अल्टरनेट पाथवे है जो कि ग्लाइकोलाइसिस के साथ और क्रिब्स साइकिल के साथ चलता रहता है साइड पर। तो इसमें हम क्या होती है, इसमें हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। आपको सिर्फ किस चीज़ की, ग्लूकोज की। इट इज़ कंसर्न विद द बायोसिंथेसिस ऑफ NADPH एंड पेंटोसिस। इसमें दो चीज़ों के साथ ये मामला रखती है, काम रखती है, और इसमें दो चीज़ों की प्रोडक्शन होती है। वो है NADPH और एक है पेंटोस। ये दोनों बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं। अच्छा, जो 10% ग्लूकोज होता है दिन में, वो इस पाथवे के थ्रू एंटर होता है और ये चीज़ें बनाई जाती हैं उनसे, फिर NADPH और पेंटोसिस। द लिवर एंड RBC मेटाबोलाइज अबाउट 30% ऑफ ग्लूकोज बाय दिस पाथवे। और लिवर हो गया और RBC हो गए हैं, ये दोनों क्या करते हैं, 30% ग्लूकोज इस पाथवे से बनाते हैं, सॉरी इसको यूटिलाइज करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं। लोकेशन ऑफ पाथवे क्या है, दीज एंजाइम्स आर लोकेटेड इन साइटोसोल। ये जो एंजाइम्स हैं आपके पास, ये आपके पास साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। जो आपके पास लिवर हो गया है, आपके पास एडिपोज टिश्यू हो गया है, एरिथ्रोसाइट्स हो गए हैं, टेस्टिस हो गए, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स हो गए, ये सारे क्या हैं, हाईली एक्टिव इन HMP शंट। और HMP शंट में ये एक्टिव होते हैं, मतलब ये जो ऑर्गन्स हैं जैसे टिश्यूज़ हैं, ये भी ये वाले पाथवे को यूज़ करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और बहुत से ऐसी जो आपके पास टिश्यू हैं, इनमें से वो आपके पास क्या करते हैं, फैटी एसिड्स को बनाते हैं, स्टीरॉयड्स को बनाते हैं, जो कि आपके पास डिपेंडेंट होता है NADPH पर। अब खुदा न ख्वास्ता अगर आप इसके पाथवे ना हो, ये पाथवे नहीं होगा आपके पास, तो आपके पास NADPH नहीं बनेगा। जब NADPH नहीं बनेगा तो आपके पास स्टीरॉयड्स और आपके पास फैटी एसिड, ये चीज़ें नहीं बनेंगी, क्योंकि उसके फैटी एसिड और स्टीरॉयड को बनाने के लिए आपके पास क्या चीज़ होनी ज़रूरी है, आपके पास NADPH होना लाजमी है। ये एक मल्टी फंक्शनल पाथवे है, मतलब इसमें बहुत सी चीज़ें बनती रहती हैं जो कि इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। ये स्टार्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट के साथ। तो इसमें एक बात याद रखें कि इसमें कोई एनर्जी पैदा नहीं होती और ना ही कोई एनर्जी इसमें यूज़ होती है। इस पाथवे को हमने दो फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव और एक को हम कहते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव। पहले हम ऑक्सीडेटिव फेज़ की तरफ आते हैं। जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है उसको हमने ऑक्सीडाइज करना है, किसके थ्रू पे, NADP डिपेंडेंट, जो NADP पे डिपेंडेंट करता है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फास्फेट। वो क्या करता है, आपके पास ग्लूकोज 6 फास्फेट को क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है। और किसके थ्रू पे ऑक्सीडाइज करता है, NADP पे डिपेंडेंट होता है। अगर आपके पास NADP नहीं होगा तो ये आपके पास ऑक्सीडाइज नहीं करेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट को। और जो एंजाइम जो इस ग्लूकोज 6 फास्फेट को ऑक्सीडाइज करता है उसका क्या नाम है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज, G6PD भी कहते हैं इसको। ये सबसे ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट क्या है, एंजाइम है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा,
NADPH नहीं बनेगा। NADPH नहीं बनेगा तो स्टीरॉयड नहीं बनेंगे, स्टीरॉयड नहीं बनेंगे तो आपके पास बहुत सी काम ख़राब हो जाएंगे। बहुत से हार्मोन आपके पास स्टीरॉयडल होते हैं। तो जब ये आपके पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज आपके पास क्या करता है, एक्ट करता है किस चीज़ पे, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट पे, उसको ऑक्सीडाइज कर लेता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन जो रिमूव होता है वो कौन ले लेता है, NADP, वो उसको उठा लेता है और क्या बन जाता है, NADPH। और आपके पास एक दूसरा कंपाउंड बनता है, उसको क्या नाम कहते हैं, फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन इज फॉर्म और NADP इज आल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शन। तो आप इस स्ट्रक्चर को देख लें, इस पाथवे को। ये आपके पास क्या है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है और आपके पास एक एंजाइम है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये कब आप इस पर एक्ट करेगा, जब आपके पास NADPH डिपेंडेंट है। तो जब ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन करता है, तो उस दौरान आपके पास हाइड्रोजन निकलते हैं इस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से और वही हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट कर लेता है, NADPH एक्सेप्ट कर लेता है, NADP एक्सेप्ट कर लेता है और आपके पास क्या बनता है, NADPH। और आपके पास एक ख़ास कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है 6-फॉस्फोग्लूकोनो या ग्लूकेनोलेक्टोन। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास एक ख़ास किस्म के एंजाइम है जिसका नाम है ग्लूकेनोलेक्टोन हाइड्रोलेज। ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइज कर लेगा किस चीज़ को, 6-फॉस्फोग्लूकेनोलेक्टोन को किस चीज़ में, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में। अच्छा, तो 6-फॉस्फोग्लूकोनेट इज हाइड्रोलाइज बाय ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलाइज टू फॉर्म 6-फॉस्फोग्लूकोनेट। वही बात जो मैंने स्टेप नंबर 2 में की। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं हम। इस पे आपके पास फिर क्या होगा, आपके पास दोबारा NADPH बनेगा और इसमें एक दूसरा एंजाइम आता है जिसका नाम होता है फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका क्या काम होता है, ये जो आपके पास कंपाउंड होता है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट, क्योंकि ये 6 कार्बन होता है, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है, तो वो इससे डीकार्बोक्सिलेशन कर लेता है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप उसको कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेता है तो आपके पास क्या बन जाते हैं, 5 बन जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है राइबोलोज 5-फॉस्फेट। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 6-फॉस्फोग्लूकोनेट से हमारे पास क्या बना, आपके पास राइबोलोज 5-फॉस्फेट। अब जो 6-फॉस्फोग्लूकोनेट जो आपके पास है उससे हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। जब उससे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो आपके पास 5 कार्बन रह गए। उस 5 कार्बन को हमने क्या नाम दिया, राइबोलोज 5-फॉस्फेट। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि ये ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन में आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन कौन ले लेता है, NADPH ले लेता है और NADPH से क्या बन जाता है, NADPH। और जो एंजाइम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि ये सारा रिएक्शन करता है। और ये राइबोलोज 5-फॉस्फेट सबसे ज़्यादा अहम कंपाउंड है इस स्टेप में। इससे यहाँ से फिर आगे चीज़ें चलती हैं। अब हम आते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेस पे, जो कि स्टेप नंबर 4 पे आपके पास जो आपके पास राइबोलोज 5-फॉस्फेट बन गया है। अब उसके साथ 2 तरीके होंगे, या तो उसको हम क्या करेंगे, आइसोमराइज करेंगे, या तो उसको एपिमराइज करेंगे। जब आप उसको आइसोमराइज करेंगे तो आपके पास राइबोलोज 5-फॉस्फेट बनता है, या आप उसको एपिमराइज करेंगे तो आपके पास राइबोलोज 5-फॉस्फेट बनता है। यह मैं आपको चेक करा लेता हूँ। ये देखें, यहाँ से पाथवे आपके पास क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है 2 चीज़ों में। या तो आप इससे राइबोज 5-फॉस्फेट बनाएंगे, या आप उसको एपिमराइज करेंगे और आपके पास क्या बनेगा, राइबोलोज 5-फॉस्फेट। अगर आपको
ये डिपेंड करता है कौन सी चीज़ आपको चाहिए, तो फिर उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, आपको पास रिएक्शन जाएगा। लेकिन यहाँ तो मैंने वैसे दो पाथवेज को इकट्ठा करके आपको दिखाया हुआ है, लेकिन वैसे ये सिंगल ही होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर आपको डबल किया हुआ है। अच्छा, तो पहले स्टेप में क्या होता है आपके पास, तो स्टेप नंबर 4 में हमने देख लिया कि इसको हमने दो में तकसीम कर दिया, या तो ये आइसोमेरेज होगा या एपोमेरेज होगा। इन दोनों के फिर अपने अपने फ़ायदे हैं। वो किस तरह, ये यहाँ देख लें, हेक्सोज आर कन्वर्टेड इनटू पेंटोजेस, द इम्पोर्टेंट बीइंग राइबोज 5 फास्फेट। राइबोज 5 फास्फेट से क्या होता है, हमारे पास डीएनए और आरएनए बनता है, ठीक है। और इसलिए राइबोज 5 फास्फेट आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास क्या है, एक पेंटोज है। अच्छा, तो स्टेप नंबर 5 में हमारे पास इस रिएक्शन एक और रिएक्शन होता है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन। इसमें हमारे पास एक ख़ास किस्म का एंजाइम है कीटोलेज, जो कि डिपेंडेंट होता है एक ख़ास किस्म के कोफैक्टर पे, ठीक है। कोफैक्टर क्या होता है, वो आपके पास एंजाइम की जो फंक्शनिंग है उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है, कोई एंजाइम होता है, ठीक है। उसमें ये जो थायमीन पायरोफॉस्फेट का नाम है आता है, ठीक है। और थायमीन पायरोफॉस्फेट क्या है, डेरिवेटिव है किस चीज़ का, विटामिन B1 का। थायमीन क्या चीज़ है, विटामिन B1 है। तो जो थायमीन पायरोफॉस्फेट है, तो ये क्या है, डेरिवेटिव है किस चीज़ का, विटामिन B1 का। तो ये आपके पास पूरा स्ट्रक्चर आ गया है। अब हम स्ट्रक्चर को इजीली डिफाइन करेंगे। तो पहले रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांसकीटोलेज में, it transfer 2 carbon unit from xylose 5-phosphate to ribose 5-phosphate to form a 7 carbon sugar pseudoheptulose 7-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate। अब आप इस चेक कर लें। इस फिक्रे का मतलब ये है कि xylose 5-phosphate से 2 कार्बन यहाँ से उठकर आपके पास यहाँ राइबोस 5-phosphate के साथ मिल जाते हैं। अब ये दोनों क्या हैं, 5 कार्बन। ज़ाइलोस 5 फास्फेट भी 5 कार्बन का कार्बन है, और राइबोस 5 फास्फेट भी आपके पास क्या है, 5 कार्बन है। जब ज़ाइलोस से 2 कार्बन चले जाएंगे राइबोस के पास, तो वो कितने कार्बन हो जाएगा, वो हमारे पास 7 कार्बन हो जाएगा। तो उस 7 कार्बन को हम क्या नाम देंगे, सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट। यहाँ तक बात की समझ आ गई है। अब जो ज़ाइलोस 5 फास्फेट है, जब उसने 2 आपके पास कार्बन दे दिए हैं राइबोस 5 फास्फेट को, तो पीछे उसके पास कितने कार्बन रह गए हैं, 3 कार्बन रह गए हैं। तो 3 कार्बनों को हम क्या कहते हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड फास्फेट, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो यही बात यहाँ पर की गई है। इट ट्रांसफर 2 कार्बन यूनिट फ्रॉम ज़ाइलोस 5-phosphate to ribose 5-phosphate to form a 7 carbon pseudoheptulose 7-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate। तो जब ज़ाइलोस से आपके पास क्या कर जाएगा, 2 कार्बन राइबोस की तरफ जाएंगे, तो राइबोस और 2 जब इकट्ठे हो जाएंगे तो 5 और 2 क्या हुए, 7। तो आपके पास क्या बना, 7 कार्बन वाला कंपाउंड बना, जिसका नाम है सीडोहेप्टुलोज 7-phosphate। और ये जो ज़ाइलोस है, ज़ाइलोस, ये क्या हो जाएगा, इससे 2 कार्बन जब निकल जाते हैं तो ये इसके पास 3 रह जाते हैं, और 3 से क्या बन जाता है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate बन जाता है।
अब एक और रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं ट्रांसएल्डोलेज रिएक्शन। ट्रांसएल्डोलेज रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास ट्रांसफर ऑफ 3 कार्बन फ्रेगमेंट फ्रॉम pseudoheptulose 7-phosphate to glyceraldehyde 3-phosphate to give fructose 6-phosphate and 4 carbon erythrose 4-phosphate। अब इसको ज़रा हम पढ़ते हैं। अब ये क्या कर रहा है कि आपके पास जो pseudoheptulose 7-phosphate आपके पास बन गया है 7 कार्बन रिंग, वो क्या करता है कि यहाँ से pseudoheptulose 7-phosphate से 3 कार्बन उठाकर ग्लाइसरल्डिहाइड को दे देता है। ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate को दे देता है। अब 3 जमा 3 क्या हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, और आपके पास क्या बन जाता है, फ्रक्टोज 6-phosphate बन जाता है। अब आपके पास जो pseudoheptulose है 7-phosphate, उसका क्या अंजाम होगा, जब उसने 3 दे दिए हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate को, तो उसके पास कितने रह गए कार्बन, उसके पास 4 कार्बन रह गए। तो 4 को हम क्या कहते हैं, फिर एरिथ्रोज 4-phosphate कहते हैं। तो pseudoheptulose 7-phosphate से आपके पास क्या बन जाता है, एरिथ्रोज 4-phosphate। अब जो आपके पास फ्रक्टोज बन जाता है और फ्रक्टोज 6-phosphate और ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate जो कि हमारे पास यहाँ पर बने हैं, क्या बना हमारे पास, फ्रक्टोज 6-phosphate बना, ठीक है, फ्रक्टोज 6-phosphate यहाँ बना। अब जब उसने 4 दे दिए हैं, क्या नाम है, pseudoheptulose phosphate ने एरिथ्रोज को जब 4 सॉरी यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास क्या बनता है, pseudoheptulose 7-phosphate से हमारे पास क्या बना, जब उसने 3 कार्बन दे दिए किस चीज़ को, ग्लाइसरल्डिहाइड को दे दिए, तो हमारे पास क्या बना, फ्रक्टोज 6-phosphate बना, ठीक है। किस चीज़ से बना, जब ग्लाइसरल्डिहाइड के पास 3 आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, 3 कार्बन, तो 3 + 3 आपके पास क्या हो जाते हैं, 6, तो फ्रक्टोज 6-phosphate बना। अब pseudoheptulose से क्या हो जाता है, जब उसे 3 चले जाते हैं तो उसके पास सिर्फ 4 कार्बन रह जाते हैं, और 4 कार्बन को हम क्या नाम देते हैं, एरिथ्रोज 4-phosphate। यहाँ तक अगर आप समझ गए तो काफ़ी है। अब हम आगे की स्टेप की तरफ जाते हैं। अब ये एक ख़ास किस्म का पाथवे है, ये स्टार्ट रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, मतलब रेट लिमिटेड है, लेकिन ये है कि फिर भी ये शुरू होता है, स्टार्ट रहता है। तो हमारे पास एक स्टेप है जिसको कहते हैं स्टेप नंबर 7, सेकंड ट्रांसक्यूटोलेज रिएक्शन होता है इसमें। वो किस तरह होता है, इन सेकंड ट्रांसक्यूटोलेज रिएक्शन ए 2 कार्बन यूनिट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम xylose 5-phosphate to erythrose 4-phosphate to form fructose 6-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate। अब इसको हम ज़रा देखते हैं। अब यहाँ पर जो बात की गई है, अब ये वाला जो साइड वाला रिएक्शन है ना, इसकी तरफ हम आते हैं। ये आपके पास दूसरा ट्रांसक्यूटोलेज रिएक्शन है। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो आपके पास एरिथ्रोज 4-phosphate बन गया है, तो इससे हमने क्या बनाना है, फ्रक्टोज 6-phosphate बनाना है। तो क्या होता है आपके पास, क्योंकि ये पाथवे है, ये चीज़ें xylose 5-phosphate और राइबोज 5-phosphate बार बार बनते हैं। तो ये एरिथ्रोज 4-phosphate को 2 कार्बन यहाँ से xylose 5-phosphate से मिल जाते हैं, 2 कार्बन xylose 5-phosphate से निकलकर किसको मिल जाते हैं, एरिथ्रोज 4-phosphate को मिल जाते हैं। तो आपके पास क्या बन जाता है, फ्रक्टोज 6-phosphate बन जाता है, क्योंकि 4 + 4 + 2 आपके पास क्या है, 6,
तो आपके पास दोबारा क्या बन जाता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन जाता है। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट यहाँ आपके पास बन गया है। अब जब दो इसने दिए हैं, किसने, ज़ैलोज़ 5 फास्फेट ने 2 दिए हैं, तो पीछे क्या रह जाता है, 3। तो ये आपके पास 3 आपके पास क्या आ गए, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट रह जाता है। और यही ग्लाइसरल्डिहाइड जो बन जाता है किस चीज़ से, ज़ैलोज़ 5 फास्फेट से। और यही फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो आपके पास है, ये दोबारा आपके पास यूज़ हो जाते हैं किस प्रोसेस में, ग्लाइकोलाइसिस में और क्रिब्स साइकिल में आपके पास यूज़ हो जाते हैं। तो ये सारा क्या था, आपके पास HMP शंट पाथवे था। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, एक तो हमारे पास NADPH बनता है, NADPH बनता है, और एक हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास राइबोज 5 फास्फेट बनता है, जिससे फिर हम इसको आइसोमेराइज भी कर सकते हैं और इसको एपिमेराइज भी कर सकते हैं। तो ये उसका पूरा रिएक्शन है, ठीक है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये सारा रिएक्शन है जो कि मैंने आपके लिए सिंपल किया हुआ है। सिग्निफिकेंस ऑफ HMP शंट। HMP shunt is a unique in generating two important products, pentose and NADPH। आपके पास पेंटोज इसमें बनते हैं 5 कार्बन वाला, जो आपके पास राइबोज जो बनता है, ठीक है, और NADPH बनता है। जो हेक्सोज होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेंटोज में, और पेंटोज क्या करता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, राइबोज 5 फास्फेट। दिस पेंटोज एंड डेरिवेटिव्स आर यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ये प्रोडक्शन के लिए। न्यूक्लिक एसिड में आपके पास DNA भी आता है, RNA भी आता है। मेनी न्यूक्लियोटाइड सच एज ATP, NAD, FAT एंड कोएंजाइम A। और बहुत से आपके पास न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, NAD बन जाता है, FAT बन जाता है, कोएंजाइम A बन जाता है। जो NADPH है वो हमारे पास रिक्वायर होता है किस चीज़ के लिए, बायोसिंथेसिस के लिए। किस चीज़ की, फैटी एसिड के लिए और स्टीरॉइड्स के लिए। और बहुत से आपके पास अमीनो एसिड होते हैं, जिस तरह एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया है, ये आपके पास क्या है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, उसके लिए भी NADPH की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था आज का टॉपिक, HMP शंट।